एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर फेडरलिज्म क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस ऑन आवर चैनल तानिया सिंह। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने पावर शेयरिंग कर लिया है, उसके बाद हम फेडरलिज्म कर रहे हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू दैट इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड प्लस आपकी अदर सीबीएसई अपडेट्स, डेट शीट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी अपडेट आती है वो सब भी टेलीग्राम चैनल पे मिलता है एंड अदर मटीरियल्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ फेडरलिज्म। तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी की थी पावर शेयरिंग में, राइट। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस वगैरह नहीं देखी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हमने देखा था श्रीलंका जो है उसने पावर शेयर नहीं की थी, वही बेल्जियम जो है उसने धीरे धीरे अपनी कंट्री को जो है पावर शेयरिंग में वो लेकर आई थी। उन्होंने एक वर्टिकल पावर शेयरिंग हमने की थी, उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में एक वर्टिकल पावर शेयरिंग की थी जो सेंटर और स्टेट के बीच में हमने जो है पावर शेयरिंग की थी। सो वो पावर शेयरिंग आपको याद आ रही है जो हमने सेंटर और स्टेट के बीच में की थी, यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग। उसी को हम लोग एक्चुअली में फेडरलिज्म कहते हैं, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था सेंटर स्टेट विलेज लेवल पर जो भी होती है उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो उसी चीज़ को फेडरलिज्म कहते हैं, उसको हम करने वाले हैं। दिस चैप्टर जो है वो आपकी बुक में बहुत ही जो है अलग मे बी ऑर्डर में दिया हुआ है, बट मैंने आपकी ईज़ के लिए ऑर्डर्स को थोड़ा बहुत चेंज किया है, बट मैंने टॉपिक्स सारे कवर किए हैं। सो थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि फेडरलिज्म क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। सो व्हेन द पावर इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द फेडरलिज्म। यानी कि एक तरीके का पावर शेयरिंग ही है। जब पावर जो है डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट में, और उसकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, यानी कि मान लीजिए ये है और इसको हमने और छोटी छोटी यूनिट्स में जो है दे आर शेयरिंग द पावर, तो उसको हम लोग फेडरलिज्म बोल देते हैं। उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो है फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। जनरली एटलीस्ट जो है फेडरलिज्म के लिए 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो हो ही सकती है, एट टाइम्स 3rd लेवल भी हो जाती है, विलेज लेवल भी, पंचायत लेवल, बट एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होती ही है। अगर आप फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं, आप एक फेडरल कंट्री है, तो नेशनल यूनियन गवर्नमेंट होगी जो कि होगी गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए। जैसे हमारे इंडिया में है, हमारा इंडिया भी क्या है, एक क्वाजी फेडरल कंट्री है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स की अलग अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये क्या है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होगी और एक प्रोविंशियल रीजनल लेवल पे, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कह देते हैं। दिस क्वेश्चन कैन कम कि इंडिया में क्या बोलते हैं नेशनल गवर्नमेंट को, इट इज़ कॉल्ड दी सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। एंड जो है क्या किसको जो है प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 2 क्वेश्चंस आर वेरी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दी एग्जामिनर। उसके बाद आता है कि 2 टाइप की जनरली गवर्नमेंट होती है। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने जाना, एंड एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। इसके बीच में 2 मार्क्स में डिफरेंस आ जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्लस इससे काफ़ी ज़्यादा MCQ भी आते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू मेक योर वीडियोस फॉर बोथ द ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड सब्जेक्टिव पर्पस, जिसकी रीज़न मैं आपको पहले ही के वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर भी आई वांट टू, मे बी इफ समवन इज़ न्यू, तो आई वांट टू रिपीट दैट कि अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तभी वो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करने ही वाले हैं। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन 1 पर्सन और इट में हैव दी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कंट्री में डिफरेंट लेवल्स हो, लेकिन जितनी भी पावर है वो स्टेट्स के पास नहीं बल्कि एक ही जगह पर सारी कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। यहाँ पर वेयरएज फेडरलिज्म में हम क्या कर रहे हैं, पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर लेवल्स, है ना। फेडरलिज्म में हम पावर को शेयर कर रहे हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, लेकिन यूनिटरी में सारी पावर एक ही जगह पे होगी, कोई शेयरिंग नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट एंड हैव द पावर्स ऑफ देयर ओन।
तो यहाँ पर एक्चुअली में फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट, मैंने क्या बोला था, उस किसी भी चीज़ के अंडर जब आप होते हैं, यानी कि आप अगर किसी के सबऑर्डिनेट हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसके एक लोअर रैंक पे हैं एंड वो जो ऑर्डर्स देगा आपको मानने पड़ेंगे। इफ़ यू आर सबऑर्डिनेट टू मी, तो मैं जो ऑर्डर्स दूंगी वो आपको मानने पड़ेंगे। तो इस तरीके से है कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में क्योंकि पावर शेयर हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट्स के पास खुद की पावर होती है एंड वो जो है डिपेंडेंट नहीं रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमस होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट एंड हैड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वेयर एज इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, न्यूट्रल गवर्नमेंट में क्योंकि सारी पावर्स सिर्फ एक जगह पर हैं, तो इट्स अ जनरल थिंग दैट पावर्स जो हैं यूनिट्स के पास खुद के पावर नहीं होंगे, वो अपनी पावर के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसका एग्जांपल हो जाता है बेल्जियम और इंडिया। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, बेल्जियम में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, कुछ पावर्स जो हैं, पावर शेयरिंग चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, जो पावर्स हैं उन्होंने अपनी शेयर की थी विद द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बेल्जियम इज ऑल्सो एग्जाम्पल, और श्रीलंका ने नहीं की थी, तो श्रीलंका इज़ नॉट एन एग्जाम्पल। अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट कर लिया। अब फेडरल गवर्नमेंट भी कौन से दो टाइप की होती हैं, गवर्नमेंट तो दो टाइप की होती है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। अब फेडरल गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है, फेडरल गवर्नमेंट में भी टाइप्स होती है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कुछ नाम से पता लग रहा है, होल्डिंग टुगेदर मीन्स किसी को पकड़ रखा है, कमिंग टुगेदर मीन्स वो अपने आप आ रही है। तो ऐसा ही कुछ होता है। पहला होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि इसके बीच में इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन कम इन 4 और 5 मार्क्स, तो यू शुड लर्न इट। प्लस इससे बहुत सारे जो है MCQ क्वेश्चंस भी मतलब इस पार्ट से पूछने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड द स्टेट। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक कंट्री है उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट यूनिट्स में, जिसको हम लोग स्टेट्स कह देते हैं, प्रोविंसेस या रीजन कह देते हैं। वेयर एज कमिंग टुगेदर में क्या होता है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ फेडरेशन। जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, यानी कि यहाँ पर पहले से बनी को हमने डिवाइड किया है और यहाँ पर पहले से डिवाइडेड वालों को हमने जोड़ा है, ये आपस में मिल जाती हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि हमने एक ऑलरेडी बड़ी कंट्री को छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। वेयर एज कमिंग टुगेदर में जो डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स थे उन वो साथ में आ गई। तो इसका बिल्कुल अपोजिट रहता है। आपकी बुक में इसको डिफरेंस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस फॉर्म में ये भी करवाया है और ये भी करवाया है बिकॉज इससे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहीं से आपका जो है बेस या प्रिपरेशन हो जाए एंड यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आए। द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली हैव मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है देन द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उन सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से साथ में आई हैं। ठीक है, इसका मेन मकसद क्यों ऐसा करते हैं ये लोग, क्योंकि टू इंश्योर द सिक्योरिटी, ये मेन रीज़न है। वो आपस में क्यों आते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसका रीज़न ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए। क्योंकि मेन मान लीजिए ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है, अब छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इन पे कोई अटैक कर देगा, कहते हैं ना एकता में बल होती है, तो वो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए अगर ये मिलकर लड़ेंगे तो बात कुछ और होगी, और अगर ये अकेले होंगे तो इन्हें कोई भी हरा देगा, है ना, कोई भी इनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर जब ये चारों साथ में आके मिल गए तो क्या होगा कि दे कैन फाइट विद। तो यूनिट जनरली सिक्योरिटी रीजन के लिए जो है ये लोग जो है वो कमिंग टुगेदर में आते हैं। वेयर एज ज़्यादातर जो होल्डिंग टुगेदर में आते हैं, ज़्यादातर बोल रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज फॉर द यूनिटी। हम इंडिया थे, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया बहुत बड़ी थी, भारत बहुत बड़ा था, उसके अंदर हमने जो है डीलिमिटेशन का मिशन करके फिर हमने सभी स्टेट्स को डिवाइड कर करके बनाया था ऑन द लैंग्वेज बेसिस। तो ये हमने इसीलिए किया था ताकि हमारी कंट्री की यूनिटी बनी रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो है पाकिस्तान जा चुका था इंडिया से, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक थे, ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुका था। तो हमने यूनिटी को इंश्योर करने के लिए जो है
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। डी इसका एग्जाम्पल हो जाता है इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। एक छोटी सी ट्रिक है विच यू कैन यूज़ इसको याद करने के लिए। यूएसए में अपने आप ही फुल फॉर्म छुपी हुई है, यूएसए से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज अ ट्रिक। नाउ ये जो मतलब कि बेसिकली ये दो टाइप के फेडरेशन होते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा के भी बोल देते हैं कि आप बताइए फेडरेशन किस बेसिस पर डिवाइडेड है। ये बैलेंस ऑफ पावर पे डिवाइडेड है, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूनिट्स। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका डिवीजन का बेसिस क्या है, इसके अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है होल्डिंग टुगेदर में फेडरल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में, वो इक्वल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी कम है। वही कमिंग टुगेदर में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स, ये बहुत ज़्यादा इक्वल है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस की कंट्री को क्या चाहिए, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या उन्हें सिक्योरिटी चाहिए या क्या उन्हें यूनिटी चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट वेरी थिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स चेंज द बोर्ड। नाउ यू कैन सी कि बोर्ड को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट मेक्स अ इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो आपके ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग दे रखे हैं। व्हाट इज फेडरल में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए। एक टॉपिक हमारा था दैट वाज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। 7 मेन फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस बनते हैं। और इसी में एक और क्वेश्चन होता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्या है। तो जनरली कैसे है इंडिया एक फेडरल कंट्री, कैसे है। तो अब ये जो दो क्वेश्चन है वो आपस में इसको याद करने की बहुत ही ईजी ट्रिक है। जो 7 फीचर्स फेडरलिज्म होते हैं इंडिया में अप्लाई करके देखेंगे और ये सोचेंगे कि क्या ये इंडिया में प्रेजेंट है या फिर ये इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है तो यानी कि चेक मार्क लगाते जाओ एंड ये पता करते जाओ कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं। दिस इज इंटरेस्टिंग, है ना। सो लेट्स सी, पहले हम फीचर देखेंगे फिर हम इंडिया का करेंगे। ये दोनों टॉपिक मेरे साथ में करवाने का यही मकसद है कि आपको इजिली याद हो जाए और आपको जो है रोट लर्निंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर समझ में आए। और सो या तो लेट्स कंटिन्यू। 2 और मोर लेवल्स। तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि पहला फीचर फेडरलिज्म का होता है कि जो कंट्री फेडरल है उसके 2 लेवल्स, मतलब एटलीस्ट 1 लेवल नहीं होगा, 2 लेवल्स तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए अगर आपको फेडरलिज्म चाहिए। तो देखते हैं इंडिया में लगाकर। इंडिया के पास पहले अगर मैं बात करूँ तो 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी। अब कुछ टाइम बाद 1992 में 3rd टायर भी अटैच हो गया है, 3rd लेवल भी हमने बना लिया है। उसको जो है हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, नगर पालिका एंड ऑल, इसके लेवल पे भी हमने 3rd टायर भी बना लिया है। तो क्या इंडिया पास होती है? बिल्कुल, इंडिया जो है वो इसमें पास हो जाती है। तो फर्स्ट फीचर हमने पढ़ लिया और हमने भी जान लिया कि इंडिया में प्रेजेंट है या नहीं। आइए देखते हैं सेकंड फीचर। तो सेकंड फीचर में क्या है, ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ टैक्सेशन एंड लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फेडरल कंट्री, अगर कोई भी फेडरल कंट्री होती है तो दे गवर्न द सेम सिटीजन। सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स की जो प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट है वो भी सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करें। लेकिन क्या होता है कि इट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। मतलब जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द एरिया ओवर विच समवन हैज़ अ लीगल अथॉरिटी। अब ये जोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है या फिर सब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जुरिस्डिक्शन को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर जो है किसी की पावर है। मान लीजिए हमने बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड कर दिया और हमने देखा कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपके घर में बर्थडे पार्टी है तो जो कुकिंग का डिपार्टमेंट है वो जाएगा आपकी मॉम को। तो वो क्या हो गया, उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी मॉम के पास चला गया। मिशन का जुरिस्डिक्शन है वो आपने किसी और को दे दिया, ऐसे किसी और को दे दिया। तो यानी कि उस एरिया में, उस डिपार्टमेंट में किसकी लीगल अथॉरिटी है। इसी तरीके से होता है हमारी कंट्री में भी। हम लोग सबको जो है सब्जेक्ट्स दे देते हैं, सबके जुरिस्डिक्शन बता देते हैं कि भाई इस वाले के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, इस वाले के पास एजुकेशन में की पावर होगी, इस वाले के पास जो है डिफेंस की पावर होगी। तो इस तरीके से ये जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंट्री फेडरल है तो उसका जो है खुद का जुरिस्डिक्शन होगा। बहुत ही अच्छे से आपको बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट की कहाँ पर पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आप नहीं बताते हैं तो आप फेडरलिज्म नहीं है। सो नाउ लेट्स अप्लाई टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देयर इज अ डिविजन ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली जो है 7 शेड्यूल्स में
जो है इन्हें डिवाइड किया हुआ है। जितनी भी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लॉ लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो हमने इसे डिवाइड कर रखा है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नाम से कुछ पता लग रहा है, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर उसके लॉज बनाने की पावर किसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास। यूनियन में जितने भी लॉज होंगे उसकी पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आएंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दोनों की जो कुछ ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों ही यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जैसे एजुकेशन है तो वो स्टेट के बोर्ड्स भी चलते हैं और हमारा सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई भी चलता है। तो एजुकेशन जो है वो दोनों में कॉमन है, तो उन सारे सब्जेक्ट्स को इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में बनाया है। उसके अंदर दोनों ही लॉज बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी ने एक ऐसा लॉ बनाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ है, वो प्रिवेल करेगा और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो है वो हट जाएगा। सब्जेक्ट्स देख लीजिए कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब आ जाते हैं हमारे स्टेट लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट में आते हैं फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, बैंकिंग, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। एंड इसके अंदर आते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ट्रेड यूनियंस, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन रहते हैं। वही कुछ पावर्स रेसिड्यूरी पावर्स भी होती है। रेसिड्यूरी का मतलब होता है लेफ्ट आउट पावर्स, यानी कि कई ऐसे सब्जेक्ट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए थे, उस टाइम पे नहीं थे। जैसे हमने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की है, साइबर लॉस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अब ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये रेसिड्यूरी पावर्स के फॉर्म में यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गए, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। तो आपको डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स क्लियर हो गया होगा। तो इसमें भी हमारी इंडिया कंट्री पास होती है, तो ये सेकेंड रीज़न है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। Now let's move on to the third point and let's check it out whether India is a federal country or not, and what is the third feature of federalism. Also let me tell you that ये जो है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट और रेजिड्यूरी पावर वाला, ये वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और एक सेंटर रहता है MCQ क्वेश्चंस का। वो आपको सब्जेक्ट्स से पूछ सकते हैं कि ये कौन सी लिस्ट में आता है, सो बी अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द थर्ड फीचर। तो थर्ड फीचर हमने किया था कि हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का खुद का जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, राइट। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है ये क्लियरली उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होना चाहिए। हमारे भी इंडिया में जो ये हमारा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट है, ये क्लियरली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। इवन फेडरलिज्म तो है, वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल अरेंजमेंट। So we passed on the third feature as well. Let's go to the fourth feature. The fundamental provisions can't be changed unilaterally by the one level of government. अब ये कह रहे हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो डाल दिया, ये लोग कहते हैं कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिलेटरली चेंज नहीं होंगे। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, पावर शेयरिंग में यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, बायलैटरल मीन्स दो साइड से एग्रीमेंट होती है। तो यूनिलेटरली एक तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेडरल स्टेट गवर्नमेंट्स की सारी पावर ले ली। सोचिए ऐसी सिचुएशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है जितने भी प्रोविजंस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं वो सारे टर्म्स, जितने भी अदर पावर्स हैं, वो सब अगर आपको चेंज करनी है तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा द सेकेंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है तो इट्स वेरी हार्ड कि हम इस फेडरल अरेंजमेंट को हिला सकें, क्योंकि हमारे में 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस से चाहिए प्लस रेटिफिकेशन चाहिए बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलैटरली चेंज ना करे, क्योंकि आपको रेटिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी लेनी पड़ेगी। तो इसमें भी हम लोग पास होते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट फ्यूचर। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ लीगल नेचर देयर शुड बी सुप्रीम बॉडी ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इन द केस ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है रिगार्डिंग द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आपने क्लास 9 जुडिशरी चैप्टर में किया होगा, इट्स द सुप्रीम कोर्ट जो कि देखती है। तो ये जो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कंट्री फेडरलिज्म है तो आपकी कंट्री में एटलीस्ट कोई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, उसका एपेक्स कोई पार्ट होना चाहिए जो कि इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बना हो कि अगर डिस्प्यूट हो जाए अबाउट डिवीजन ऑफ पावर। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर दी गई है कि अगर वो लीगल डिस्प्यूट होते हैं अबाउट डिवीजन ऑफ पावर तो विल रिजॉल्व। तो इस फ्यूचर में भी इंडिया एक फेडरल कंट्री बन गया, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो स्टडी द
फेडरलिज्म। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। नेक्स्ट फीचर कहता है कि हर एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए एंड जितने भी मतलब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, जहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई किया जाए, उसकी डिटेल्स को बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई किया जाए ताकि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे। तो हमारी कंट्री में भी अगर हम इंडिया को फेडरल कंट्री कहते हैं, तो इन इंडिया द स्टेट्स एंड द सेंटर्स हैव देयर ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेशन। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के खुद के क्लियरली स्पेसिफाइड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, सबके अलग अलग टैक्सेशन राइट्स हैं। उसके बाद जनरली जो है लास्ट पॉइंट जो है, फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है यूनिटी को प्रमोट करना, दूसरा होता है डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। तो अगर आपको एक फेडरलिज्म है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, पहला म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। बिल्कुल, आई थिंक एग्रीमेंट होना चाहिए टू सम बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग से हर एक, दोनों ही लेवल, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, आपस में दोनों ही जो है बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग को एग्री करना चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए। बिकॉज अगर वो ट्रस्ट है कि बोथ विल फॉलो दीज रूल्स, तभी जो है दोनों फॉलो करेंगे, और अगर वो ट्रस्ट नहीं है तो नो वन विल फॉलो। सो ये जो है एक फीचर है फेडरलिज्म का। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी फेडरल सिस्टम एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज यूनिटी एंड कोऑपरेशन। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर in the part 2 of the video. So I hope you are doing really well, and so that's it for the video. If you like the video, you can like the video, you can comment on my channel, because it's the only way we can interact. And you can also, yes, you can subscribe to the channel to get more updates, and you can join the Telegram channel for the notes.